बीए पार्ट थर्ड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर नंबर सेकंड भारत का भूगोल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार अर्थात दक्षिण का पठार। हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। भौतिक प्रदेश, इसमें से हमने चर्चा की थी 5 प्रदेशों की। इसमें से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान और थार मरुस्थल, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार। विशाल मैदान के उत्तर में धनुषाकार आकृति में जो भूभाग फैला हुआ है उस भूभाग को दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसको प्रायद्वीपीय पठार अथवा दक्षिण का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है या प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं, अब किसी भी स्थल का वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उस भूभाग को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से। किसी भी स्थल या धरातल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उस भूभाग को प्रायद्वीपीय भूभाग के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण का जो पठार है ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये इस भूभाग के चारों ओर फैले हुए हैं, यानी 3 ओर फैले हुए हैं। पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण दिशा की बात करें तो क्या है? हिंद महासागर। इसलिए भारत का यह जो भूभाग है ये प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए दक्षिण के पठार को विश्व मानचित्र पर एक प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो इस भूभाग या यह भूभाग तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, और ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रायद्वीप का। अब हम चर्चा करते हैं स्थिति और विस्तार। स्थिति एवं विस्तार।
अब जिस भौतिक प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, उस भौतिक प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है, कौन कौन से राज्यों में उसका विस्तार पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं अब प्रायद्वीपीय जो पठार है वो भारत के दक्षिण में है। कौन सी दिशा में है? भारत के दक्षिण में। जो भूभाग है उसको प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं। स्थिति यानी भारत के दक्षिण में जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, उस भौतिक प्रदेश को प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार के उत्तर में विशाल मैदान है, विशाल मैदान। कौन सी दिशा में? उत्तर में। अब इस भौतिक प्रदेश के उत्तर में विशाल मैदान है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग, और पूर्व की बात करें तो कह सकते हैं अपन पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग। और यदि दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर। इसकी भौगोलिक जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। अब इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल मैदान है जो इसकी सीमाएं निर्धारित करता है। पश्चिम में पश्चिमी तटीय भाग है और पूर्व में पूर्वी तटीय भाग है, और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। तो ये इसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ये इस पठार की क्या कहलाती है? भौगोलिक स्थिति। क्या कहलाएगी? भौगोलिक स्थिति। क्या कहलाएगी ये? भौगोलिक स्थिति। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो हम ये कह सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात का दक्षिण पूर्व भाग, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड का कुछ भाग, ये इसी प्रकार से हैदराबाद है। ये यानी इस पठार में आने वाले राज्य हैं, या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, झारखंड का कुछ भाग है, हैदराबाद है। ठीक है, ये इस पठारी भूभाग में यानी आने वाले प्रमुख क्या माने जाते हैं? राज्य। या इन राज्यों में या दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं
उन दक्षिण भारतीय राज्यों में इस यानी भौतिक प्रदेश का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विस्तार। ये तो इसे प्रदेश की यानी स्थिति और विस्तार है। अब दक्षिण का जो पठार है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है। इन राज्यों में इस पठार का यानी सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करें। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको पठारी भूभाग क्यों कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं अब इसका जो धरातल है वो पथरीला है, लेकिन किसके रूप में फैला हुआ है, पठार के रूप में, इसलिए इसको दक्षिण पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम ये कह सकते हैं अब प्रायद्वीपीय जो पठार है गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड का एक भाग माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, भाग। इस पठार की जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा पदार्थ के जमने से प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा या भाग माना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा युक्त जो पदार्थ है उसके ठंडा व ठोस होने से या उसके जमने से कौन से पठार की उत्पत्ति हुई है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। ये जो पठार है एक प्राचीन कठोर भूभाग माना जाता है। कठोर भूभाग, क्योंकि
का विस्तार है और इन्हीं आग्नेय चट्टानों के विस्तार के कारण इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, कठोर है। लावा के ठंडा व ठोस होकर जमने से जिस पठार की उत्पत्ति हुई है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण पठार के नाम से जानते हैं। ये एक प्राचीन कठोर भूभाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आग्नेय चट्टानों का विस्तार अधिक पाया जाता है और आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। तो इसी प्रवृत्ति के कारण इसको एक प्राचीन कठोर भूभाग का नाम दिया जाता है। ये जो लावा युक्त या जो लावा है ये पठार के रूप में जमा हुआ है, इसलिए इस पठार या इस भूभाग को किसका नाम दिया जाता है, पठार का। इसका जो ढाल है, ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इस पठार का क्या माना जाता है? ढाल माना जाता है। यानी इस पठारी भूभाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर पश्चिम भाग से जन्म लेकर के और दक्षिण पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, उड़ेलती है। केवल नर्मदा और ताप्ती यानी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली केवल दो जो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है नर्मदा और दूसरी कौन सी है? ताप्ती। ये दोनों जो नदियां हैं ये नदियां अपना जल किसमें गिराती हैं? अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में। बाकी सभी जो नदियां हैं या जिन नदियों की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार से मानी जाती है, उस पठार में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़कर समस्त जो नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, पेरियार है और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां इस पठार में बहती हुई अपना जो जल है वो कौन सी खाड़ी में उड़ेलती है? बंगाल की खाड़ी में। किसमें उड़ेलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पठार का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और इस पठारी प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कौन सी खाड़ी में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। केवल नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं ये विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला से इन नदियों का उद्गार होता है और ये भ्रंश घाटी में बहती हुई अपना जो जल है वो किसमें गिराती है? अरब सागर। किसमें गिराती है? अरब सागर में। ये जो भूभाग है या प्रायद्वीपीय जिस भूभाग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी यानी इस प्रायद्वीपीय पठार में, दक्षिण के पठार में जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और एक प्रकार से किस प्रकार की मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी। और कपास की कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है।
उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि काली जो मिट्टी होती है वो कपास की कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, ये ऐसे राज्य हैं। अब इन राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पैदा की जाती है? कपास पैदा की जाती है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसको यानी काली मिट्टी वाले क्षेत्र के नाम से या कपास वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस पठार में अनेक पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां हैं, जैसे अन्नामलाई पर्वत चोटियां या पर्वत श्रृंखलाएं। अन्नामलाई है, दादा बेटा है, इलायची, नीलगिरी प्रमुख यानी पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? प्रमुख पर्वत श्रेणियां। इस पठारी भूभाग में पाई जाने वाली मुख्य पर्वत चोटियां हैं, जिसमें अन्नामलाई है, दादा बेटा है, इलायची है, नीलगिरी है, इसी प्रकार से महेंद्रगिरी है। ये इस पठार में पाई जाने वाली यानी प्रमुख पर्वत चोटियां मानी जाती हैं। यह एक प्रकार से एक उपजाऊ पठार है, क्योंकि इस पठार में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब हम चर्चा करें पठार का या पठार के भौगोलिक उपक्षेत्र। अब ये जो पठारी जो भूभाग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको कितने भौगोलिक उप क्षेत्रों में या कितने भौतिक उप प्रदेशों में बांटा गया है और उनका जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए, एक तो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसी प्रकार से मैसूर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है, मैसूर का पठार है, रांची का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मैसूर का पठार है, रांची का पठार है, तेलंगाना का पठार है, यानी इन भौतिक उप क्षेत्रों में इस पठार को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, रांची का पठार,
तेलंगाना का पठार, ये इस पठार के मुख्य उप पठारी यानी प्रदेश माने जाते हैं। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, यानी मंडे को इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पठार की या इस पठार का क्या महत्व माना जाता है भारत के लिए। धन्यवाद।